नमस्कार सभी लोगों को, उत्कृष्ट क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर जान ली थी। तो देखिए, अभी तक जो हमने यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ ली हैं, मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ें हमने जान ली हैं, उसके बाद क्या क्या आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मांड के बारे में हमने जान लिया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमने जानी है। उसके बाद सौर मंडल के बारे में हमने जान लिया, सौर मंडल। और सौर मंडल में फिर हमने कुछ चीज़ें जानी किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। ठीक है, और पृथ्वी के बारे में, क्योंकि पृथ्वी पर हम रह रहे हैं तो चीज़ों को विस्तार से जानना पड़ता है। यहाँ पर हमने एक तो पहले चीज़ तो जान ली, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे, कौन कौन से आधुनिक सिद्धांत थे, चिरसम्मत सिद्धांत थे। सिद्धांतों को ये ध्यान रखना है और किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, प्रतिपादक का नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये एक तो पृथ्वी की उत्पत्ति, और उसके बाद हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, भूगर्भिक समय सारणी। भूगर्भिक समय सारणी, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं और पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, और भूगर्भिक समय सारणी के बाद थोड़ी सी तबीयत में भी गड़बड़ी हो गई, इसकी वजह से कुछ क्लासें आपकी नहीं हो पा रही होंगी, लेकिन अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लासें आपकी प्रॉपर चलेगी, एक भी दिन गैप नहीं होगा। ठीक है, तो भूगर्भिक समय सारणी के बारे में हम जान चुके हैं। अब भूगर्भिक समय सारणी को जानने के बाद हम बात तो कर रहे हैं पृथ्वी के बारे में ही, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसको हम बोलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बच्चों का मैंने कमेंट भी देखा था, तो कुछ लोग ऐसे चंद्रमा नहीं कराया, तो मैं चंद्रमा, अभी पृथ्वी के बारे में हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो अब चंद्रमा का नंबर भी आएगा। कुछ बेसिक फैक्ट हम चंद्रमा के बारे में भी जान लेंगे, क्या स्थिति है। तो चंद्रमा के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये मान लीजिए इसी पर आगे के और भी पार्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसके आगे की बात करेंगे। तो पहले हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे और फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो थोड़े से कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं किसके बारे में, चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में क्या क्या स्थिति बनती है। तो यहां पर लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, द मून। द मून या चंद्रमा, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा इसको हम बोलते हैं। एंड द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड, कभी कभार प्रश्न बन जाता है, स्टडी ऑफ मून। चंद्रमा का जो अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसको क्या बोलते हैं, सेलिनोलॉजी कहा जाता है। सेलिनोलॉजी, सेलिनोलॉजी बोलते हैं द स्टडी ऑफ मून। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे की तरफ, कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं चंद्रमा के बारे में क्या क्या फैक्ट बनते हैं। तो ध्यान रखना, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो यहां पर लिखते चले जाएं पॉइंट वाइज लिखते चले जाएं, इसमें कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। और इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी उत्पत्ति के लेकर भी कई सारे सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से एक हिस्सा निकलकर भाग चला गया
वहाँ गड्ढा बन गया, वो प्रशांत महासागर कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो निर्माण हुआ है पृथ्वी पर 4.4 अरब वर्ष पहले एक बहुत बड़ा एक खगोलीय पिंड आके टकरा गया, इसके कारण इसका चंद्रमा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहां पर लिखें चंद्रमा की उत्पत्ति 4.4 अरब वर्ष पहले, पृथ्वी से एक पिंड के टकराने से हुई है। तो 4.4 अरब वर्ष पहले यहां पर क्या हुआ, एक पिंड आके टकरा गया। ठीक है, तो इससे उत्पत्ति हुई है। अब जाहिर सी बात है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति, वो चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से ही हुई है, तो ये किससे बना होगा, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के पदार्थों से ही निर्मित है। अर्थात चंद्रमा पृथ्वी के पदार्थों से ही निर्मित है। चंद्रमा पृथ्वी के पदार्थों से ही निर्मित है। तो जो पृथ्वी पर पदार्थ पाए जाते हैं उन्हीं पदार्थों से चंद्रमा निर्मित होगा, क्योंकि चंद्रमा कहाँ से बना है, पृथ्वी से ही। पृथ्वी से एक पिंड आके टकराया तो एक टुकड़ा निकलकर इससे अलग हो गया, वही पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया, क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में काम करने लगा। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में काम करने के कारण वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने लगता है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें यहां पर और समझ लेते हैं। चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूर्णन ठीक है, और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण ठीक है। इन दोनों की अवधि देखा जाए, मतलब चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है, अपने एक्सिस पर, अक्ष पर घूमना, और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा जो करता है उसमें कितना समय लगता है, तो 27.3 दिन लगते हैं, और इसको भी कितना लगता है, 27.3 दिन लगते हैं। तो ध्यान रखें, पर चंद्रमा का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण दोनों क्या है, एक ही जैसा है। ठीक है, तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, पृथ्वी का चंद्रमा से सदैव एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, तो जाहिर सी बात है, घूर्णन और परिक्रमण काल एक ही होने के कारण। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखिए, सिंपल सी बात समझ के देखिए। जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चे जो होते हैं वो इस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए दो बच्चे आपस सामने एक दूसरे के सामने खड़े होकर इस तरह से, इसने भी हाथ यहाँ पर पकड़ रखे और इसने भी, तो ये दोनों जब हाथ पकड़े रहते हैं और इस तरह से परिक्रमण करते हैं, देखा होगा आपने, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे घूमते हैं इस तरह से,
तो जाहिर सी बात है जब इस तरह से कोई व्यक्ति हाथ पकड़ के इस तरह से घूमेगा चारों तरफ, इस तरह से जब घूमेगा, इस तरह से जब घूमेगा, तो सिंपल सी बात है आपको उसका चेहरा सामने दिखाई देगा। तो यही स्थिति सेम होती है। तो चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण एक जैसा होने के कारण हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग नजर आता है। ये इसके पीछे मेन कारण है। ठीक है, तो ध्यान रखें, यहां पर अगला पॉइंट लिख लें, चंद्रमा का घूर्णन तथा परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन तथा परिक्रमण काल एक समान है, दोनों 23.5 दिन के हैं। घूर्णन काल और परिक्रमण एक समान होने के कारण पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग नजर आता है। तो एक ही हिस्सा नजर आएगा। मैंने आपको समझा दिया सिंपल सी तरीके से कि अगर दो लड़कियां आपस में हाथ पकड़ के इस तरह से देखा होगा आपने, ऐसे बच्चे खेल करते हैं बचपन में। तो यहाँ पर इस तरह से हाथ पकड़ के जब ये इस तरह से परिक्रमा लगाएगा इस तरह से, तो जाहिर सी बात है इसका चेहरा और इसका चेहरा दोनों का क्या होगा, सामने ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या होता है कि चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। और ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि हमें चंद्रमा का सदैव एक ही हिस्सा नजर आता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो कारण ध्यान रखना, घूर्णन काल और परिक्रमण काल इनका एक ही होने के कारण ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, ध्यान रखें इस तरह से। अगला पॉइंट लिखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार, चंद्रमा फैक्ट लिखते जाएं साथ साथ में ही, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में वामावर्त दिशा, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त परिक्रमण करता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये भी ऐसे पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण किस दिशा में करता है, तो ये वामावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमण आपका करता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमण करता है। अब चंद्रमा को कितना समय लगता है, या आपने देखा होगा चंद्रमास कितने दिन का होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना कितना होता है, 29.5 चंद्रमास जो है इसका 29.5 दिन का होता है, या 29.5 दिन का एक चंद्रमास होता है। ठीक है, चंद्रमास कितना होता है, 29.5 दिन का होता है। और आपने देखा होगा कि जो हमारे जो सौर कैलेंडर होता है, जो सोलर कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं कैलेंडर वर्ष, और उस कैलेंडर वर्ष में दिनों की अवधि में अंतर पाया जाता है। कभी 29 दिन होते हैं, कभी 30 होते हैं, कहीं 31 दिन होते हैं। तो उसमें सामंजस्य बिठाने के लिए आपने देखा होगा कभी कभी दो हिंदी के 2 दिन एक ही दिन में पड़ जाते हैं, सप्तमी अष्टमी एक ही दिन में पड़ जाती है, 8वीं नवमी एक ही दिन में पड़ जाती हैं, या कभी कभार हिंदी महीनों का एक एक्स्ट्रा महीना भी आ जाता है। जैसे इस बार आपने देखा होगा
इस बार एक एक्स्ट्रा महीना है, ठीक है। तो वो महीना क्यों एक्स्ट्रा होता है, वो क्या होता है कि उसको हमको अंग्रेजी महीनों के साथ सामंजस्य बिठाना है। हिंदी महीनों को अंग्रेजी महीनों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए इनको एक्स्ट्रा बनाकर रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आगे पीछे पाए जाते हैं। जबकि चंद्रमास, जो चंद्रमा के जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, महीना होता है 29.5 का ही होता है, जबकि उसमें कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसकी वजह से आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि कहते हैं ना कि एक ही दिन आपके 2 दिन पड़ जाते हैं, किसी स्थिति में एक ही तिथि को 2 हिंदी महीनों के दिन पड़ जाते हैं। उसके पीछे यही कारण है कि जो सोलर कैलेंडर है, जो हम आपके कैलेंडर देखते हैं जनवरी फरवरी में, क्या है, सूर्य के उस पर आधारित है। लेकिन जो हिंदी महीने हैं वो किस पर हैं, चंद्र मास कहलाते हैं, चंद्रमा के परिक्रमण पर आधारित है। इसकी वजह से ये स्थिति बनती है और ये सामंजस्य बिठाने की वजह से ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो चंद्रमास ध्यान रखना कितना होता है, 29.5 दिन का होता है। जबकि हम बात करें जो सौर कैलेंडर होता है, सौर कैलेंडर जो होता है उसमें कभी आप देखते हैं कि 28 दिन का महीना हो जाता है, या कभी 29 दिन का, कभी 30 का, कभी 31 का। तो ये वेरिएशन यहाँ पर रहती है। इसको ख़त्म करने के लिए इसमें क्या कर देते हैं, कभी कभार 2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो बनाना ही है, ठीक है, सब लेवल के लिए। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो क्लियर हो रहा हो कुछ चीज़ें। अब देखिए हम बात करें परिक्रमण से लेकर क्या क्या स्थिति बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या हो गई, पृथ्वी, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए चंद्रमा का परिक्रमण है, तो चंद्रमा की एक स्थिति मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगी, एक स्थिति मान लीजिए चंद्रमा की यहाँ पर आ जाएगी, एक स्थिति चंद्रमा की मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगी, और एक स्थिति यहाँ पर। इस तरह से परिक्रमण कर रहा है ये, ठीक है। इस तरह से परिक्रमण की स्थिति आपकी बनती है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा का जो परिक्रमण होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पर क्या है, सूर्य है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सूर्य की स्थिति बन रही है, सूर्य है। अब ये जो परिक्रमण आप देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, कुछ टर्म यहाँ पर समझते जाइए। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है, इससे अक्सर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और औसत दूरी की हम बात करें, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में औसत दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में औसत दूरी कितनी होती है, ये होती है 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 होती है। हालांकि एग्जैक्ट देखें तो 3,84,365 किलोमीटर की दूरी होती है, लेकिन सामान्यतः दूरी हम बात करें कोई घटती बढ़ती रहती है। अब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो अधिकतम दूरी है, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी मैंने बताई थी, जिसको हमने वहां पर क्या बोला था, पेरिगी और जिसको हमने यहाँ पर उपसौर और अपसौर बोला था, ठीक है, पेरीहिलियन और एपीहिलियन कहा गया था। वही स्थिति यहाँ पर बनती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो अधिकतम दूरी है, इस अधिकतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, इस अधिकतम दूरी को हम बोलते हैं एपोजी, एपोगी कहा जाता है। और न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, पेरिजी कहा जाता है, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं अपभू और इसको हम बोलते हैं उपभू, अपभू और उपभू। तो ये स्थिति ध्यान रखें, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी को उपभू कहा जाएगा और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी को अपभू कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये स्थिति जो बनेगी, अब ये सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य की किरणें जब यहाँ पर पड़ेंगी, देखिए इसी से कई सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे,
चीज देखते रहिए प्रॉपर तरीके से। अब यहां पर इस स्थिति में अगर आप देखें तो सूर्य की बीच में यहां पर पृथ्वी है और यहां पर चंद्रमा है, तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे यहां पर क्या होगा, यहां पर पूर्णिमा होगी। ठीक है, इस स्थिति में हमेशा क्या रहता है, फुल मून रहता है, फुल मून, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा का पूरा चेहरा दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा तो इधर से ये पूरा चमकीला भाग दिखाई देगा, तो इसको फुल मून बोलते हैं, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णिमा की स्थिति कहा जाएगा। जबकि इस स्थिति में अगर देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां से चंद्रमा के इस भाग पर प्रकाश पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी से ये वाला भाग कैसा दिखाई देगा, अंधकार में दिखाई देगा। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इसको न्यू मून बोलते हैं, या इस स्थिति को क्या बोलते हैं, अमावस्या की स्थिति बोलते हैं, अमावस्या। ठीक है, तो अमावस्या की स्थिति कहलाती है, अमावस्या की स्थिति। अब इस अमावस्या की स्थिति से यहां पर इधर से आप देखें तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर यहां पड़ेगा और पृथ्वी से अगर कोई व्यक्ति देखेगा तो यहां उसको अंधेरा दिखाई देगा। जैसे जैसे ये इधर की तरफ चलेगा तो धीरे धीरे करके ये हिस्सा क्या होगा, चमकता हुआ चला जाएगा, धीरे धीरे करके इसके आकार में वृद्धि होती चली जाएगी। तो इस भाग को, जो चमकीला भाग में बढ़ता चला जाता है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, यहां पर यह भाग क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष कहलाता है, शुक्ल पक्ष। सुना होगा जो आपके जो ये महीना होता है, चंद्रमास होता है, उसमें शुक्ल पक्ष होते हैं और कृष्ण पक्ष होते हैं। कृष्ण मीन्स क्या होता है, काला। तो यहां से तो चंद्रमा के आकार में धीरे धीरे करके वृद्धि होती चली जाएगी और यहां पर पूरा चंद्रमा चमकने लगेगा, और उसके बाद चंद्रमा जैसे जैसे इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके आकार में कमी होती चली जाएगी, छोटा होता चला जाएगा। तो इस पक्ष को क्या बोलते थे, कृष्ण पक्ष बोलते हैं, कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वैक्सिंग फेज, वैक्सिंग फेज कहा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, वेनिंग फेज बोलते हैं, वेनिंग फेज। क्लियर है, इनका बाद में यूज होगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होते हैं, तो ध्यान रखें। अमावस्या से जैसे जैसे चंद्रमा के आकार में वृद्धि होगी इसको वैक्सिंग फेज बोलेंगे, चंद्रमा ज़्यादा चमकीला होता जाएगा, और पूर्णिमा के बाद चमकीलापन कम होता चला जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, वेनिंग फेज बोल देते हैं, या इसको हम क्या बोल देते हैं, कृष्ण पक्ष बोल देते हैं। ठीक है, अब स्थिति एक और आप समझिए, एक और स्थिति को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर स्थिति, आप इसकी स्थिति को देखिए, सामान्यतः इस स्थिति को समझें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चंद्रमा है और उधर सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो मान लीजिए परिक्रमण करते समय ऐसी स्थिति बनती है कि पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश को रोक लेगी, चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, जबकि यहाँ प्रकाश पड़ना चाहिए था। तो इस स्थिति को क्या बोल देंगे, इस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, चंद्र ग्रहण की स्थिति कहा जाता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति इसको कहते हैं। समझ गए होंगे, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी क्या करती है, चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ने देती है, छाया पड़ने लगती है पृथ्वी की चंद्रमा पर। तो इस घटना को हम क्या बोल देते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो चंद्र ग्रहण हमेशा कब पड़ेगा, पूर्णिमा के दिन ही पड़ेगा। ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। और इस स्थिति को अगर आप देखें, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो यहां पर चंद्रमा की छाया कहां पर पड़ेगी, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखाई देगा साफ, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण की स्थिति बोलते हैं। तो सूर्य ग्रहण हमेशा कहां पड़ता है, अमावस्या के समय पड़ता है, या इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, और इसको बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है,
तो ये देख रहे हैं आप, कई सारी स्थितियां यहां पर बनती हैं। पहली चीज मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, नोट करना चाहे लिख लें। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमण करता है, एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरी चीज क्या है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उपभू बोलते हैं, और अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, अपभू बोलते हैं। मिनिमम डिस्टेंस यहां पर लिख देता हूं, मिनिमम डिस्टेंस, और यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। अधिकतम दूरी पे अपभू कहलाती है और न्यूनतम दूरी की स्थिति उपभू कहलाती है। ठीक है, अब स्थिति यहां पर ये देखें कि जब ये वाली स्थिति होती है तो चंद्रमा का सबसे चमकीला भाग दिखाई देगा, और चंद्रमा का पृथ्वी की तरफ से, क्योंकि प्रकाश तो इधर से मिल रहा है, तो ये भाग आपको पूरा का पूरा चमकीला दिखाई देगा। तो इस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, फुल मून बोल देते हैं, या पूर्णिमा की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके जैसे ये परिक्रमण करेगा तो ये जो फुल मून है इसका चमकीलापन कम होता चला जाएगा, तो इस पक्ष को क्या बोल देंगे, कृष्ण पक्ष। ठीक है, जैसे सुना होगा आपने, पूर्णिमा पड़ती है, उसके बाद आप देखेंगे ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, 1 2 3 इस तरह से आपने देखा होगा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, उसके बाद आपका इधर आ जाता है, फिर से ये प्रोसेस शुरू होता है। तो ये स्थिति यहां पर बनती है। ठीक है, तो ये कृष्ण पक्ष कहलाएगा, और यहां पर चंद्रमा जब आ जाएगा तो जाहिर सी बात है सूर्य का प्रकाश इसके विपरीत दिशा में पड़ेगा, और हम पृथ्वी से इससे देखेंगे तो अंधेरा दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है ये क्या कहलाता है, अमावस्या का दिन कहलाता है। और अमावस्या से स्थिति क्या होती है, इसके आकार में वृद्धि होती चली जाती है। तो ये पक्ष क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष, और ये क्या कहलाएगा, कृष्ण पक्ष आपका कहलाता है। ठीक है, और अगर ग्रहण की स्थिति बनती है, ग्रहण की स्थिति अगर बनती है तो ध्यान रखना, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है और अमावस्या के दिन क्या पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये स्थिति आप देख लीजिए, सामान्यतः ये स्थिति यहाँ पर बनेगी, क्योंकि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्रमा क्या करेगा, पृथ्वी पर प्रकाश को रोक लेगा। तो इस वजह से ये ग्रहण की स्थिति बनेगी, और यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो पृथ्वी की छाया किस पर पड़ेगी, चंद्रमा पर पड़ेगी। इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, चंद्र ग्रहण की स्थिति बन जाती है। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता है, या जनरली आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि हरेक पूर्णिमा को या हरेक अमावस्या को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थिति क्यों नहीं बनती है, स्थिति क्यों नहीं बनती है। तो सिंपल सी बात है, ये जो परिक्रमण हो रहा है ये एक निश्चित पथ पर नहीं हो रहा है। देखिए स्थिति ऐसे समझिए, यहां पर जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है, तो जैसे आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गति देखी होगी केंद्र के चारों ओर, तो ये गति ऐसी फिक्स नहीं है। ये मान ली इस तरह से परिक्रमण हो सकता है, फिर यहाँ पर परिक्रमण ऐसे भी हो सकता है, फिर यहाँ पर परिक्रमण ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर परिक्रमण ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर परिक्रमण ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से सूर्य के पृथ्वी के चारों तरफ ये परिक्रमण होता है, और जब स्थिति ऐसी बनती है कि तीनों एक सीधी रेखा में बन जाते हैं तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। अन्यथा ये परिक्रमण इस तरह से होता रहता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति होगी कि तीनों ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि एक दूसरे की छाया पड़ने लगे, तब ऐसा होता है। तो ये जो पाथ है, ये पाथ कोई निश्चित पाथ नहीं है। अगर ये पाथ बिल्कुल निश्चित होता तो हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ता और हर अमावस्या को क्या होता, सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर होता है। पृथ्वी पर नहीं हो रहा है तो ये स्थिति और ग्रहों से अगर देखेंगे तो जरूर दिखाई देती है। तो ये मेन कारण है कि ये हर पूर्णिमा को और चंद्रमा को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। तो ये जो पार्ट हमने अभी समझे थे उनको लिख लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एपोगी या अपभू। ठीक है,
तो लिख लें यहां पर, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, तो इस स्थिति को अपभू कहा जाता है, अपभू कहते हैं। ठीक है। दूसरी स्थिति बनती है, इसको बोलते हैं पेरिगी या उपभू। इस स्थिति में क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, सबसे नजदीक होता है, तो इस स्थिति को उपभू कहते हैं। तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे, उपभू की स्थिति कहेंगे। तो पेरिगी और अपोगी अक्सर पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखें ये क्या स्थितियां हैं। ठीक है। अब हम और जान लेते हैं आगे कुछ चीज़ों को। कुछ चीज़ें यहाँ पर और समझने वाली हैं, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण, तो देखिए सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स की हम बात करें, सोलर इक्लिप्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर मान लीजिए सूर्य है, सूर्य, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करें, इसमें यहां पर चंद्रमा आ गया, मून आ गया, और यहां पर हम बात करें पृथ्वी की। ठीक है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जब सूर्य से जो प्रकाश निकलेगा वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बीच में कौन आ गया, चंद्रमा आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो स्थिति है वो क्या कहलाएगी, सूर्य ग्रहण की स्थिति कहलाती है। पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर लिख लें इस स्थिति को, जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है,
अमावस्या के दिन पड़ता है। तो ये कब पड़ेगा? अमावस्या के दिन पड़ेगा या न्यू मून वाले दिन ऐसी स्थिति बनती है। तो ये स्थिति ध्यान रखना क्या कहलाती है? ये स्थिति कहलाती है सूर्य ग्रहण की स्थिति। क्लियर है? दूसरा जान लेते हैं, अगला चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण या ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं। ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर सूर्य है, सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी है, और चंद्रमा घूमकर कहाँ आ गया? यहाँ पर चंद्रमा घूमकर आ गया। तो यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश निकलेगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी रोक लेगी, चंद्रमा तक नहीं पहुँचेगा, तो सिंपल सी बात है ये दिखाई नहीं देगा। और ये दिखाई कब नहीं देगा? पूर्णिमा के दिन। तो जब ऐसी स्थिति बनती है, ये वाली स्थिति बनेगी, तो इसको क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो सिंपल सी लाइन ध्यान रखें, जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस स्थिति को ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा या फुल मून, पूर्णिमा के दिन पड़ता है। पूर्णिमा के दिन पड़ता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, बाकी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा ही चुका हूँ। अब एक और देखिए स्थिति यहाँ पर बनती है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू ये भी समझा देता हूँ। तो ध्यान रखना, एक पॉइंट लिख लें, जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा या एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इस अवस्था को एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, सिजगी। क्या बोलते हैं? सिजगी। ये इंग्लिश का टर्म है, SYZYGY, सिजगी कहा जाता है। सिजगी का हिंदी मीनिंग होता है युति, ब्यूटी, युति ब्यूटी, ठीक है। तो इस अवस्था को सिजगी या युति ब्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति यहां पर बनती है। अब युति की बात करें, देखिए यहां पर दो टर्म आ गए, युति,
युति को बोलते हैं इन कंजंक्शन, इन कंजंक्शन। इन कंजंक्शन की बात करें तो इन कंजंक्शन की स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य होगा, यहाँ पर सूर्य होगा, यहाँ पर चंद्रमा होगा और यहाँ पर क्या होगी, पृथ्वी होगी, पृथ्वी होगी। हैं तीनों एक ही सीधी रेखा में, ये तीनों क्या है, एक सीधी रेखा में, आप देख पा रहे हैं एक सीधी रेखा में है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होगा। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, युति बोलते हैं। और इसी स्थिति में क्या पड़ता है, इसी स्थिति में क्या पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण इसी स्थिति में पड़ेगा। और सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, अमावस्या के दिन पड़ता है, अमावस्या भी इसी स्थिति में पड़ती है। ठीक है, तो युति का मतलब अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखें, युति का मतलब होता है जब ये दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं, एक से एक साथ दोनों होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो या पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो ये स्थिति युति कहलाती है। और जब चंद्रमा घूमकर दूसरी तरफ आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, वियुति होगा, वियोग हो जाएगा, चंद्रमा और सूर्य अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी का दूसरा स्थिति बनती है, इसको बोलते हैं वियुति। तो ये तो युति कहलाएगा और दूसरी स्थिति कहलाती है, इसको बोलते हैं वियुति, वियुति या इन अपोजिशन। तो यहां पर चंद्रमा और सूर्य अपोजिशन की स्थिति में आ जाएंगे। यहां पर सूर्य है, यहां पर क्या है, सूर्य है, यहां पर पृथ्वी है और इधर क्या आ जाएगा, इधर मून आ जाएगा। ये स्थिति आपकी बनती है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, वियुति कहलाती है। ठीक है, और ये स्थिति हमेशा कब बनेगी, पूर्णिमा के दिन ही बनेगी, पूर्णिमा के दिन बनती है। और इसी स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, इसी स्थिति को हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बोल देते हैं, चंद्र ग्रहण बोल देते हैं। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है इस तरह से। तो युति और वियुति का मतलब ध्यान रखें क्या स्थिति बनती है। ठीक है, और अगर 90 डिग्री की बात होती है, 90 डिग्री अगर पूछा जाए कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर किस दिन होते हैं, यह भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, किस दिन होते हैं। तो ध्यान रखना ये स्थिति आपकी कैसे बनेगी, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं। यहां पर मान लीजिए सूर्य है, या अगले पेज पर समझ लेते हैं। यहां पर मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, यहां पर पृथ्वी है, पृथ्वी है। तो चंद्रमा परिक्रमण करता है, तो चंद्रमा परिक्रमण करके जब यहां पर पहुंच जाएगा तो समकोण की स्थिति होगी, या यहां पर पहुंच जाएगा तब समकोण की स्थिति होगी। ठीक है, जब चंद्रमा परिक्रमण कर ही रहा है तो परिक्रमण करते में चंद्रमा इस तरह से परिक्रमण कर रहा है, तो यहां पहुंच जाएगा तो 90 डिग्री और यहां पहुंच जाएगा तो 90 डिग्री। भाई इनके बीच में 90 डिग्री की स्थिति बन रही है कि नहीं, इसको देख के चलिए आप। तो ये जो समकोण की स्थिति है, इस स्थिति में आपका होता है। और आपको पता ही है कि जब चंद्रमा यहाँ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलते हैं, कृष्ण पक्ष, वेनिंग फेज। और जब इधर की तरफ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो शुक्ल पक्ष के आधे रास्ते में और कृष्ण पक्ष के आधे रास्ते में ये किस स्थिति में होंगे, समकोण की स्थिति में होंगे। ये स्थिति क्या कहलाएगी, समकोण की स्थिति कहलाएगी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा किस दिन समकोण की स्थिति में होंगे, तो या तो कृष्ण पक्ष की, आपको पता है कि 15 दिन का पखवाड़ा लगभग इधर होता है या 15 दिन का इधर होगा। तो ये यहां पर जब बात आएगी तो ध्यान रखना कब होगी, सप्तमी
या अष्टमी, सप्तमी या अष्टमी, तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को ये दोनों क्या होते हैं, 90 डिग्री की स्थिति में होते हैं, समकोण की स्थिति में होते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर दें, यहां पर लिख दें, तो ध्यान रखना, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा ठीक है, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को समकोण, राइट एंगल समकोण की स्थिति में होते हैं, समकोण की स्थिति में होते हैं। ये ध्यान रखना, एक सीधी रेखा में कब होते हैं, युति या व्युति की स्थिति में होंगे, और समकोण की स्थिति में कब होंगे, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन। ये तीनों जो है वो एक दूसरे से समकोण की स्थिति में होते हैं, राइट एंगल की स्थिति में होते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। ठीक है, तो ये तो कुछ स्थितियां हैं, ध्यान रखें, सिंपल सी स्थिति है। अगर हम बात करें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6, ध्यान रखना कितना होता है, 1/6 होता है। 1/6 होता है, ध्यान रखना, 1/6। या चंद्रमा से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 6 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन जो है वो 60 किलो है, तो वो चंद्रमा पर कितना होगा, 10 किलो का महसूस करेगा। देखा होगा कई तरह के प्रश्न आपने 6वीं 7वीं 8वीं में साइंस से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 10वीं में खासकर पूछे जाते हैं कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 2 फुट ऊंची छलांग लगाता है तो वो चंद्रमा पर कितनी ऊंची छलांग लगाएगा। तो ये सब सारा किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वापस लौट कर नीचे ही आ जाती है, तो वो किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा का। ठीक है, और आपको पता ही है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, 9.8 है, 9.8 है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना है, 9.8 है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, और इसका 1/6 कर दें तो वो किसका आ जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा। जबकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है कितना है,
यहीं पर हम बात करें सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, तो सूर्य का, हालांकि मैं पहले बता भी चुका हूंगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है, 28 गुना अधिक है, 28 गुना अधिक है। अब यहां पर प्रश्न आपका ये आता है कि पृथ्वी पर किसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना ज्यादा है, और चंद्रमा का पृथ्वी से 1/6 है। ठीक है, या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 6 गुना ज्यादा है। तो पृथ्वी पर किसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करेगा, ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना, कौन ज्यादा नजदीक होगा उसी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करेगा। ठीक है, चंद्रमा ज्यादा नजदीक है, सूर्य ज्यादा नजदीक है। सूर्य आपको पता ही है 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, और चंद्रमा मात्र 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इसके कारण पृथ्वी पर सूर्य की तुलना में चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा काम करता है। तो नोट करके यहां पर पॉइंट लिखें, यहां पर लिखें पृथ्वी पर सूर्य की तुलना में या सूर्य की तुलना में अपेक्षा चंद्रमा का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल 2.2 गुना, लगभग 2.2 गुना लगभग अधिक लगता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पृथ्वी पर सूर्य की तुलना में चंद्रमा का आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल 2.2 गुना ज्यादा कार्य करता है, 2.2 गुना ज्यादा लगता है। तो ये ध्यान रखें, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, आगे कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। बात चल रही है चंद्रमा के बारे में ही, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पॉइंट। चंद्रमा के देखिए हम बात करें आकार को लेकर, तो चंद्रमा के आकार से अगर देखिए पूछा जाता है, तो चंद्रमा का जो डायमीटर है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है? 1/4, 1/4 है। तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 चंद्रमा का व्यास है, चंद्रमा का डायमीटर है। और इसकी सतह की हम बात करें, चंद्रमा की सतह पर 85%, 85% भाग, ध्यान रखना कैसा है, पठारीय है तथा 15% भाग, तथा 15% भाग मैदानी है। ठीक है, अब निर्माण प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए, अब ये भी पृथ्वी की तरह ही निर्मित हुआ है आग के गोले से। तो यहां पर आप देखें तो इस पर विभिन्न प्रकार के क्या है, आग के जो है वो गोलों से जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जैसे पृथ्वी पर भी ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे, तो यहाँ पर निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे
और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे तो यहाँ पर क्या बन गए, क्रेटर बन गए। क्रेटर या धब्बे, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तो जो कटोरी नुमा आकृति बन जाती है ज्वालामुखी के मुख पर, उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। तो यहाँ पर बहुत सारे क्रेटर नजर आते हैं जो धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। अगर मून को अगर आपने देखेंगे जूम करके तो उस पर गोल गोल धब्बे नजर आते हैं, वो क्या हैं, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित क्रेटर के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर सैकड़ों ज्वालामुखी धब्बे, वो ज्वालामुखी क्रेटर, ज्वालामुखी क्रेटर या धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसी पर एक पर्वत बना है, लिविनिड्स पर्वत बोलते हैं, वो ज्वालामुखी से क्रेटर से निर्मित है। तो लिविनिड्स पर्वत चंद्रमा पर एक कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत के रूप में दिखाई न देता है। तो ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है, लिविनिड्स पर्वत यहाँ पर नजर आता है चंद्रमा पर। ठीक है, तो सैकड़ों यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी क्रेटर हैं जो धब्बे के रूप में यहाँ पर नजर आते हैं, धब्बे के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि यहाँ पर इसका वो कितना है, गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्षमता नहीं है गैसों को रोकने की। तो ध्यान रखना, कोई वायुमंडल एटमॉस्फेयर यहाँ पर नहीं है, कोई वायुमंडल तथा जल नहीं पाया जाता, तथा जल नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका आकर्षण बल काफी कम है। गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण यहाँ पर कोई इस तरह की जो जल की स्थिति नहीं मिलती है, ना ही वायुमंडल पाया जाता है, एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता यहाँ पर। ठीक है, इस तरह की स्थिति बनती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ स्थितियां बनती हैं, जैसे आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे हम बात करें ज्वालामुखी की, चंद्रमा की, जब एक कैलेंडर महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाती है तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ब्लू मून बोलते हैं, ब्लू मून। तो ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखें, एक स्थिति पूछी जाती है ब्लू मून, ब्लू मून इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा, 2 फुल मून हो जाते हैं। 2 पूर्णिमा होने पर इसे क्या बोल देते हैं, ब्लू मून कहा जाता है, ब्लू मून इसको बोल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए 31 दिन का कोई महीना है, तो पहली तारीख को एक पूर्णिमा पड़ गई और 31 तारीख के आसपास में एक पूर्णिमा पड़ गई, तो 2 पूर्णिमा पड़ जाती है कैलेंडर महीने में, तो ये कहलाता है। और ऐसा प्रत्येक 3 वर्ष में होता है, ऐसा 3 वर्ष में होता है, प्रत्येक 3 वर्ष में। तो ऐसी स्थिति कब आती है, 3 वर्ष के अंदर ऐसी स्थिति आती है, 3 वर्ष के स्थिति आती है। ठीक है, ऐसे ही एक और शब्द आपने सुना होगा, सुपर मून या हाइपर मून कहते हैं, जब उपभू की स्थिति बनती है। ठीक है, जैसे एक को हम बोलते हैं सुपर मून, सुपर मून या हाइपर मून, हाइपर मून इसको बोल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब उपभू की स्थिति होगी, उपभू की स्थिति होगी मतलब ज़्यादा नज़दीक होगा चंद्रमा, और ज़्यादा नज़दीक होगा
तो जाहिर सी बात है 14 से 17% ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा और लगभग 30% अधिक चमकीला नजर आएगा, अधिक चमकीला नज़र आएगा, ज़्यादा ब्राइटनेस आएगी, नज़र नज़दीक होगा तो ज़्यादा चमकीला नज़र आएगा। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? सुपर मून की स्थिति कहलाती है, सुपर मून। इसी तरह से एक और शब्द आता है ब्लड मून, जिसे कहा जाता है। ब्लड मून में क्या होता है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति पड़ती है तो चंद्रमा जो है वो बहुत ज़्यादा रक्ताभ दिखाई देता है, लाल कलर का, तो उसको ब्लड मून बोल देते हैं। तो ये कुछ स्थितियां यहाँ पर बनती हैं जो आपकी पूछ ली जाती कभी कभार, तो ये ध्यान रखें। इस तरह से ये आपका चंद्रमा वाला पार्ट था। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाला पार्ट कराएंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।